वैसे दोस्तों, रिच इंडिया बट पुअर इंडियंस, इसे कहा था हमारे देश के रोड एंड हाईवे मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने। लेकिन ऐसा क्यों कहा था? उनके कहने का मतलब यही है कि हमारा देश भारत वो अमीर है, लेकिन हमारे देश के भारतीय उसकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। We are a rich nation with a poor population. हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई इससे ग्रस्त है। और इसी वीडियो में मैं कहूँ कि भारत एक नहीं है, भारत दो भागों में बटा हुआ है। तो आप यकीन करेंगे? लाजमी सी बात है, आप नहीं करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि भारत एक नहीं है, भारत दो भागों में बटा हुआ है। एक भारत जो कि पन्नों में पूरी दुनिया की 4वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दिखता है। जापान जैसे इतने बड़े वेल डेवलप्ड देश को पीछे छोड़ के पूरी दुनिया की 4वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। India has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy in the world. It is now worth more than $4 trillion. Japan has मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। लेकिन वही हमारे देश के भारतीय का जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो बद से बदतर हो चुका है। हमारे देश का एवरेज व्यक्ति हर महीने का 15,000 कमाता है, जब हम भारत के जो टॉप क्लास के जो अमीर है, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे जो टॉप 1% है, 10% जो अमीर, अगर हम उसकी नेटवर्क को हटा दे, उसकी इनकम को हटा दे, तो भारत का जितना भी ये जीडीपी पर कैपिटा का फिगर है, ये 15,000 के आसपास रहता है। आज भी हमारे देश में 20 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा में, जिसके पास ना खाना है, ना पीना है, ना सैनिटेशन है। For the young and the old, this railway track is their equivalent of a bathroom. These public facilities are filthy, smelling, and the only option for people here if they want to use a public toilet. और वही अगर आप भारत की पहले साइड की बात करें तो हमारी लग्जरी कार्स हो, चाहे मर्सिडीज हो, BMW हो, ऑडी हो, रोल्स रॉयल्स हो, लैम्बोर्गिनी हो, फरारी हो, जैसी अल्ट्रा लग्जरी कार्स का शेयर भारत में दुगना और तिगना हो रहा है हर साल। इससे हमें पता चल रहा है कि भारत तो अमीर है, लेकिन भारत के लोग बहुत ही गरीब है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये वीडियो बना है भारत पे, ये वीडियो बना है आप पे और मेरे पे, कि किस प्रकार हम भारत में पर कैपिटा से जूझ रहे हैं, किस प्रकार हमें कोई अगर बीमारी भी हो जाता है तो हम बहुत ही बुरी तरीके से बीमारी के कारण गरीबी रेखा में हो जाते हैं। अकेले 2024 से 25 में 5 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीय सिर्फ और सिर्फ मेडिकल बिल के कारण गरीबी रेखा में जा चुके हैं। और भारत में जहाँ 80 लाख नए नए युवा जॉब मार्केट में एंटर करते हैं पढ़ लिख के, लेकिन हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 लाख नई नई नौकरियां ही प्रोड्यूस हो पा रही है। तो सोचिए बाकी के 50 लाख युवा जाएंगे कहाँ? around 30% graduates in India cannot find a job. It's among the highest rates globally. बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। देखा जाए तो आजकल के दौर में हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद इधर उधर भटकते रहते हैं, पर कहीं जॉब नहीं मिलती है। और आज की इस केस स्टडी को शुरू करने से पहले मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ, ये केस स्टडी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस केस स्टडी के माध्यम से आप भारत के बारे में समझेंगे, आप भारत की इंडस्ट्रीज़ के बारे में समझेंगे, आप भारत की इकोनॉमी के बारे में समझेंगे, आप ये भी समझेंगे कि आपका क्या स्थिति है। अगर आपका कोई बीमारी हो जाता है या आपका कोई बुरा परिस्थिति होता है तो आप हेल्थ केयर सिस्टम के चक्कर में आप इतना गरीबी रेखा में जा सकते हैं। अगर आप बेरोजगारी की बात करें तो हमारे देश में आज भी बहुत ही बड़े लेवल पे बेरोजगारी है, पर कैपिटा का भी बहुत ही बुरा हाल है। और अगर आप फाइनेंसेस की बात करें तो उसमें भी भारत का लोगों का बहुत ही बुरा स्थिति है। तो चलिए आज की इस केस स्टडी को शुरू करते हैं। और केस स्टडी में हम यही समझेंगे कि क्या सच में भारत अमीर है, या मैंने जितनी भी बातें बोली थी वो सारी की सारी बातें झूठ है। या दूसरे पार्ट में तो हम यही समझेंगे कि ये अमीर है कौन, क्या मैं हूँ, आप है, या टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे ही लोग हैं, या उसके बीच में कोई और कैटेगरी है जो कि एग्जिस्ट करती है। और वही भारत की जितनी भी लग्जरी मार्केट को कंट्रोल करती है, वही भारत के रियल अमीर है, क्या वो है? और तीसरे चैप्टर में समझेंगे जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या सच में भारत स्ट्रगल कर रहा है, क्या सच में भारतीय स्ट्रगल कर रहे हैं या नहीं। बिना समय गवाए आज की इस केस स्टडी को हम शुरू करते हैं। इज इंडिया रियली रिच और नॉट? देखिए, सबसे पहले हम इकोनॉमी को समझते हैं। आज भारत 2025 में जापान जैसे देश को पीछे छोड़ के पूरी दुनिया की 4वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है विद अ जीडीपी ऑफ $4 ट्रिलियन, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर होता है। अगर हम भारत की पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो पूरी दुनिया में भारत का अमेरिका और चाइना के बाद $17 ट्रिलियन का परचेजिंग पावर पैरिटी है, जो कि
बहुत ही अमेजिंग है, अनइमेजिनेबल है। इसका मतलब यही है कि हमारे देश के लोग हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना पैसा खर्च करते हैं, तो इसका मतलब यही है। और वही भारत पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसका जीडीपी ग्रोथ पूरी दुनिया में कंसिस्टेंट है। मतलब भारत का जीडीपी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हर साल 7 से 8% का कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है, जो कि बहुत ही अनइमेजिनेबल है। ऐसा कोई देश नहीं है आज कि इतना जीडीपी ग्रोथ कंसिस्टेंटली दिखा रहा हो। India will have probably the greatest growth rate, the fastest growth rate economically. तो चलिए अब हम बात करते हैं भारत की इंडस्ट्रीज की। और आप सुन के सरप्राइज हो जाएंगे कि भारत आज पूरी दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर है, जिसमें चेन्नई आज भारत का ऑटोमोबाइल हब बन चुका है। चेन्नई में अकेला हो, चाहे फोर्ड हो, टाटा हो, महिंद्रा हो या कोई भी लग्जरी कार्स हो या कोई एसयूवी हो, हर कार ज़्यादातर भारत के चेन्नई में बनता है। और इसलिए चेन्नई आज भारत का ऑटोमोबाइल कैपिटल बन चुका है, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है। ऐसा एक शहर जो कि भारत का पूरा ऑटोमोबाइल मार्केट को 30% जितना भी आप भारत में ऑटोमोबाइल्स बनता है वो सिर्फ चेन्नई में बनता है। ये बहुत ही अमेजिंग बात है। वही भारत पूरी दुनिया का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का, जिसमें टाटा स्टील पूरी दुनिया की टॉप कंपनीज है। और तो और भारत पूरी दुनिया का 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है सीमेंट का, फार्मास्यूटिकल्स का और तो और इलेक्ट्रॉनिक्स का। जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देख रहे हैं, आज एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग है, एप्पल का आईफोन है, वो भारत में बनने जा रहा है। और तो और सैमसंग को अलग अलग प्रकार के जो ऑटोमोबाइल्स या फ़ोन कंपनीज है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो इंडिया बनने जा रहा है, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है, बहुत ही हैरान करने वाली बात है। और तो और भारत सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में टॉप पे नहीं है। आज भारत वो चाहे चावल हो, गेहूँ हो, दूध हो, मसाले हो या और भी अलग अलग प्रकार के जो बेसिक नेसेसिटीज़ है पूरी दुनिया के लिए, वो भी आज भारत पूरी दुनिया में प्रोड्यूस कर रहा है। तो चलिए अब हम समझते हैं भारत की आईटी सर्विसेज को। भारत अकेला पूरी दुनिया को $250 बिलियन से भी ज़्यादा, $250 बिलियन से भी ज़्यादा आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, पूरा का पूरा यूरोप शामिल है, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है। जिसमें अगर आप बात की TCS, विप्रो, इन्फोसिस, HCL और तो और टेक महिंद्रा भी इसमें बहुत ही बड़ा जाइंट है। आज भले ही कोई भी चीज़ में भारत सुपर पावर हो या ना हो, लेकिन आईटी सर्विसेज में भारत आज पूरी दुनिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री है। इसमें बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद जैसी जो टॉप सिटीज़ है वो पूरे के पूरे आईटी मार्केट को कंट्रोल करती है। ये 2-3 शहर ही। और तो और अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की, तो आज भारत पूरी दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है अमेरिका और चाइना के बाद। इसमें 150 से भी ज़्यादा स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स है। यूनिकॉर्न्स का मतलब यही है कि वो कंपनीज जिसका पूरा का पूरा वैल्यूएशन 8,000 से 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो, उसका मतलब यूनिकॉर्न होता है। तो सोचिए हमारे देश में आज 150 से भी ज़्यादा यूनिकॉर्न्स है। और आप सुन के सरप्राइज हो जाएंगे कि अकेले 2024 से लेकर 2025 में 85,000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं भारत में, वो चाहे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की हो। तो सोचिए कितने बड़े लेवल पे भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम बूम हो रहा है। ये बहुत ही सरप्राइज करने वाली बात है। स्टार्टअप में नए फर्स्ट जनरेशन स्टार्टअप की बात करें तो जैसे जीरोधा, ग्रो, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जो हो जैसी स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स बनने जा रही है भारत में, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए अब हम आते हैं दूसरे चैप्टर पे। इसमें हम समझते हैं कि ये जितनी भी मैंने बात की, ये तो हम समझ गए कि भारत अमीर है। अगर आप भारत की इंडस्ट्रीज़ को देखिए, भारत का फाइनेंस को देखिए, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखिए, भारत की आईटी इंडस्ट्री को देखिए, वो सच में अनइमेजिनेबल है, बहुत ही अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रही है। लेकिन जब हम दूसरे चैप्टर पे आते हैं तो हम ये समझते हैं कि सच में ये अमीर है कौन। मैंने पहले ही बताया था, या आप या मेरे जैसे लोग हैं, या टॉप क्लास के टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे लोग हैं, या 20 के कोई कैटेगरी के लोग हैं जो कि अमीर है, वो है। चलिए हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। आज भारत पूरी दुनिया का तीसरा ऐसा देश है, बात अमेरिका और चाइना के बाद, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बिलियनियर्स है। 150 से भी ज़्यादा भारत में बिलियनियर्स है। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात करें, जो कि 8,000 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा उसका नेटवर्थ होता है, वो भारत में हजारों है। और तो और भारत में जो छोटे छोटे मिलियनियर्स है उसकी भी संख्या बहुत ही बड़े नंबर पे है। इससे हमें साफ पता चल रहा है कि भारत में कितने बड़े लेवल पे मिलियनियर्स और बिलियनियर्स की संख्या बहुत ही बड़े लेवल पे बढ़ रही है। जिसमें फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स की बात करें जो कि आज बिलियनियर्स है, जैसे निखिल कामत, बाइजू रविंदर, श्रीधर वेमू, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं जो कि सच में हमारे देश के जीडीपी के लिए या हमारे देश के ग्रोथ के लिए, हमारे देश की सक्सेस स्टोरी के लिए बहुत ही
अच्छे लेवल पे कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे हैं। ये अमीर लोग अपना पैसा खर्च कहाँ करते हैं, इसको भी समझते हैं। 2024 में अकेले 50,000 से भी ज़्यादा अल्ट्रा लग्जरी कार्स का सेल भारत में डबल और ट्रिपल हो रहा है, जिसमें मर्सिडीज, फरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, एस्टन मार्टिन हर साल ईयर ऑन ईयर 35% से ग्रो हो रहा है, जो कि सच में अनइमेजिनेबल है। और अकेले 2025 की बात करें तो आज 1000 से 2000 कार से भी ज़्यादा जो अल्ट्रा लग्जरी कार्स है वो बिक चुकी है, जिसमें रोल्स रॉयस जैसी टॉप कार्स है, जिसका अगर एवरेज प्राइस निकाले हर एक कार का तो वो 2 करोड़ से 10 करोड़ से ऊपर तक का एक कार का वैल्यूएशन होता है, एक कार का प्राइस होता है। ये सब सारी चीज़ें तो हम समझ चुके हैं। अब हम ये समझते हैं कि लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट का क्या हाल है। तो सुनिए, 2025 में DLF नॉर्थ रेवेना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है गुरुग्राम में, जिसका वैल्यूएशन था 11,000 करोड़, जिसमें 1100 से भी ज़्यादा यूनिट्स हाउसेस थी, मतलब फ्लैट्स थी, जिसमें पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है इटालियन मार्बल से बना हुआ था, जिसमें पूल है, जिम है, सिनेमा थिएटर है, लाइब्रेरी है, हर तरीके से पूरी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है। Give us a sense of the price points. Price points are about average is about 9.5 odd crores. The size, as you know, is almost touching 4,000 square feet. और मैं एक शॉकिंग चीज़ बताऊं कि प्रोजेक्ट लॉन्च होने से कुछ ही दिन पहले इसमें जितनी भी फ्लैट्स थे 1100 से भी ज़्यादा वो सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों में बिक जाते हैं। मतलब 11,000 करोड़ का घर सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों में बिक जाता है, और एक फ्लैट का जो एवरेज प्राइस है वो करोड़ों में है। आप इसे समझ सकते हैं कि भारत में कितने बड़े लेवल पे, चाहे वो लग्जरी कार मार्केट हो या लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट हो, उसका सेल्स हो, उसकी कंपनीज हो, इसका प्रोजेक्ट हो, उसका हाउसेस हो या कार हो, हर तरीके से बहुत ही बड़े लेवल पे बढ़ रहा है। ये सब चीज़ें तो हम समझ चुके हैं कि भारत में अमीर कौन है। पहले और दूसरे चैप्टर, दोनों चैप्टर को हम समझ चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम तीसरे चैप्टर पे आते हैं, जो कि सच में मैंने पहले ही बोला था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसमें अपना जितना भी फोकस है आप इस चैप्टर पे दीजिए समझने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं GDP पर कैपिटा की। जैसे कि हमने पहले चैप्टर में समझा था कि भारत आज पूरी दुनिया की 4वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जिसमें विद GDP ऑफ $4 ट्रिलियन। GDP का मतलब क्या होता है, अगर जिसे नहीं पता मैं बता देता हूँ। पूरे के पूरे देश में गुड्स, कोई स्टील है, सीमेंट है, ये जितना भी गुड्स में आते हैं, और सर्विसेज में आपकी IT सर्विसेज हो गई, सॉफ्टवेयर हो गई, ये हो गया हमारा गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब भारत ने पूरे के पूरे साल में कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है, उसके बेसिस पे हम काउंट करके हम कहेंगे कि ये है भारत का GDP। और GDP पर कैपिटा का है। GDP पर कैपिटा बेसिकली यही है, जो कि एक इकोनॉमिक्स टर्म है। इससे बताया जाता है कि हर एक देश का, कोई भी देश का जो एवरेज व्यक्ति है वो हर साल कितना कमाता है, और उसे उसका फॉर्मूला यही है कि पूरे के पूरे देश की GDP को पूरे के पूरे देश की आबादी से डिवाइड कर दिया जाता है, तब हम उसको कहेंगे GDP पर कैपिटा। दिस इज कॉल्ड GDP पर कैपिटा। एंड वी हैव टू मूव द थर्ड चैप्टर एंड नो कि भारत का GDP पर कैपिटा आज सरकार बताती है कि 2,35,000 है आज भारत का GDP पर कैपिटा, जिसमें 140 देशों में से 135 नंबर पे आता है भारत GDP पर कैपिटा में, जो कि दैट्स अ वेरी सेम थिंग वी हैव डन इट इन GDP पर कैपिटा। जहाँ भारत का GDP पूरी दुनिया में 4th लार्जेस्ट है, और इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि कुछ ही समय के बाद जर्मनी को भी पीछे छोड़ के आज भारत तीसरे नंबर पे आ जाएगा पूरी दुनिया की GDP रैंकिंग में। लेकिन GDP पर कैपिटा, व्हाट अबाउट देम? थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में कि GDP पर कैपिटा में एक प्रॉब्लम है कि पूरे के पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ रिक्शा वाला भी आता है जो कि दिन का 500-400 कमाता है, डॉक्टर्स भी आते हैं जो कि दिन का 1,000, 2,000, 10,000 कमाते हैं, और इसमें बड़े बड़े बिलियनियर्स भी आते हैं जिसके पास रिलायंस, अडानीज जैसी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज है, दिन का लाखों कमाते हैं, हर साल का करोड़ों कमाते हैं, और उसका भी इनकम भारत की GDP पर कैपिटा में इंक्लूडेड है। तो आप सोचिए कि जितना भी आप देख रहे हैं 2,35,000 का आप GDP पर कैपिटा देख रहे हैं, तो सोचिए भारत के टॉप 1% लोग जो है बहुत ही ज़्यादा बिलियनियर्स है, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, साइप्रस पोनीवाला, स्टीव नडाड और भी बहुत सारे बिलियनियर्स है, उसका भी इनकम भारत की GDP पर कैपिटा में इंक्लूडेड है। तो सोचिए ये नंबर जो आप सुन रहे हैं ऑलरेडी इतना कम है। अगर हम
ये बिलियनर्स की संख्या को हटा दे, क्योंकि हमें बिलियनर्स से कोई लेना देना नहीं है, हमें टाटा बिरला अंबानी अडानी जैसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने से मतलब है कि जीडीपी हम कितना कमा रहे हैं, दैट्स द मेन पॉइंट। उसकी इनकम को हटा दे तो भारत का जो ये इनकम है जीडीपी पर कैपिटा है वो सच में बहुत ही नीचे आ जाता है। भारत जब मैंने ये कैलकुलेशन की, जब मैंने भारत के टॉप 1% लोगों की इनकम को हटा दिया, तब मैंने देखा कि मतलब जीडीपी पर कैपिटा 2,35,000 था, वही जो माइनस होके 1,40,000 से लेकर 1,80,000 तक ये जीडीपी पर कैपिटा हर साल का चल जाता है, और दिन का 500, महीने का 15,000 होता है जीडीपी पर कैपिटा। एंड दिस इज, आई ऑनेस्टली से, इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग। हमारा जीडीपी बहुत ही बड़ी लेवल पे बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा बहुत ही कम है। और यही जीडीपी पर कैपिटा को अगर बहुत ही छोटे छोटे देशों से अगर कंपेयर करें, जैसे लेबनान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड एंड भूटान जैसे जो छोटे छोटे देश है जिसकी इकोनॉमी भारत के आसपास में नहीं आती है, जिसकी आबादी भी भारत के आसपास नहीं आती है, वो भी देश हमारे देश की जीडीपी पर कैपिटा से बहुत ही आगे है। तो चलिए, आज भारत डेवलपमेंट्स के लिए हो या कोई स्कीम्स लाने के लिए हो, हजारों करोड़ का लोन लेता है भारत, वो चाहे फॉरेन कंपनी से हो, फॉरेन देशों से हो, या हमारे देश की डोमेस्टिक कंपनी से हो, या आप या मेरे जैसे लोगों से हो, बॉन्ड्स के जरिए। वो जितना भी कर्ज लेता है, भारतीय गवर्नमेंट का 25% बजट है वो सिर्फ और सिर्फ लोन के, जितना भी लोन लिया है उसका इंटरेस्ट, उसका ब्याज देने में ही चल जाता है। तो बचा 75% हिस्सा, उसमें हम कहाँ से एजुकेशन, हेल्थ केयर और युवाओं के जो ग्रोथ के लिए हम सोचेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द पैसा तो सिर्फ इंटरेस्ट देने में चल जा रहा है। तो हमें समझना चाहिए हमारे देश की गवर्नमेंट को कि लोन लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरी दुनिया की जो टॉप कंट्रीज़ है वो भी लोन लेके ही पूरी दुनिया की टॉप कंट्रीज़ बनी है। अमेरिका, कनाडा, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ उसके देश की जीडीपी से दुगना कर्ज है। तो चलिए अब हम थोड़ा हेल्थ केयर सिस्टम पे आते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। देश के जो लोग हैं वो कैसे स्ट्रगल करें, थोड़ा बहुत उसके डेटा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, आज भी भारत की 20 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा में है, ना जिसके पास खाना है, ना पानी है, ना सैनिटेशन है। आप शिक्षा और हेल्थ केयर जैसी टॉप क्लास की चीज़ है, आप यू फॉरगेट दैट, वो आप भूल जाइए, वो कभी नहीं मिलने वाला है उन्हें। और इसमें मेजॉरिटी ऑफ द जो लोग हैं वो नॉर्थ इंडियन है। और आज भी भारत पूरी दुनिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 135 रैंक पे आता है 140 देशों में से। और थोड़ा बहुत हम और जानते हैं, आज भारत के 35% जितने भी बच्चे हैं वो अंडरवेट है, मतलब उसे जितना खाना मिलना चाहिए, उसकी जितना न्यूट्रिशन से मिलना चाहिए उसे नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जितना उसका वजन होना चाहिए, कोई 10 साल 15 साल के बच्चे का कम से कम 50 से 60 किलो वजन होना चाहिए। अब 10 से 15 साल के बच्चे, उसका वजन कितना है? मुश्किल से 30 किलो, 40 किलो, 45 किलो उसका वजन है। तो सोचिए, इतने बड़े लेवल पे उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण बच्चे पहले से ही इतने कमज़ोर है और आगे जाकर जो उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। इसे चैप्टर के हेल्थ केयर इशू पे आज भारत की 60% से भी ज़्यादा आबादी है जिसके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई इमरजेंसी फंड नहीं है और ना उसे कोई पेंशन मिल रहा है। तो सोचिए, जो 60 साल का व्यक्ति है, 50 साल का व्यक्ति है, अगर उसे कैंसर हो जाता है, मान लीजिए एक रमेश नाम का आदमी है, उसे कैंसर हो जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बजाय वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। आज भारत में 100% में से 70% ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज के द्वारा ओन किए जाते हैं। मतलब कॉर्पोरेट कंपनी का एक ही लक्ष्य होता है, प्रॉफिट विदाउट एनी ह्यूमैनिटीज़, तब जाके केयर करना पेशेंट की। जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो कुछ ही समय के बाद ऑपरेशन थिएटर में बेड पर जाने के बाद धीरे धीरे करके जो उसका जो बिल है 10 लाख 15 लाख, क्योंकि लाजमी से बात है कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का तो एवरेज फीस होता ही है, मेडिकल बिल होता ही है। और जब इतना बड़ा जो बिल पेशेंट के सर पे आता है तो उसके पास कोई सेविंग तो है नहीं, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन यही बचता है कि वो लोन ले। रिश्तेदार से या अपने आस पड़ोस के कितना लोन ले सकता है? 10 लाख 15 लाख जितना बड़ा तो लोन नहीं ले सकता, इसलिए वो प्राइवेट बैंक के पास जाता है और वो वहाँ से लोन लेता है। और जब वो वहाँ से लोन लेता है तो प्राइवेट बैंक मेडिकल लोन के नाम पे लेती है 38% से भी ज़्यादा लोन का इंटरेस्ट लेती है। जिसके कारण जो रमेश है वो मान लीजिए धीरे करके जो उसका कैंसर का बीमारी था वो ठीक हो जाता है। लोन है, मान लीजिए उसका बच्चा नौकरी कर रहा है और वही जितना भी लोन का 10 लाख 15 लाख का जो अमाउंट है वो सारा का सारा लोन का पैसा अपनी बेटे के सर पे आता है। मतलब इतना भी 10-15 लाख का उसके पिता के लिए कैंसर के लिए लोन लिया था, वो सारा का सारा जो लोन है अब उसके बेटे को चुकाना है। अब 10-15 लाख इतना बड़ा जो लोन है उसका 38% का इंटरेस्ट देने में ही पूरा ज़िंदगी चल जाएगा। सोचिए, इतने बड़े लेवल पे आज हमारे देश में
मेडिकल बिल के नाम पे इतना बड़ा स्कैम हो रहा है। और मैं कुछ डेटा की बात करूँ तो अकेले 2024 से लेकर 2025 तक हमारे देश में 5 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि मेडिकल बिल के कारण आज हमारे देश में गरीबी रेखा में जा चुके हैं, पॉवर्टी लाइन में जा चुके हैं। यही हमारे देश के हेल्थ केयर इकोसिस्टम का ग्रोथ भी है और तो और स्कैम भी है। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं भारत के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बेरोजगारी के बारे में। कैसे हमारे देश के युवा का इतना बुरा परिस्थिति हो जाता है कि उसे सुसाइड करना पड़ता है हमारे देश में बेरोजगारी के कारण। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और तीसरे पॉइंट पे आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने जितनी भी मेरे मुझसे डिसअपॉइंटेड, इतनी निराश करने वाली बातें सुनी हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज़ बताऊँ, आज हमारा भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 एक्सपोर्टर है जेनेरिक मेडिसिन का। मतलब जो सस्ती जितनी भी दवाई है भारत पूरी दुनिया को प्रोड्यूस करता है। और ऐसा नहीं कि वो चीप कैटेगरी के होते हैं, वो वेल बेस्ट क्वालिटी के होते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज़ बताऊं, आज हमारे देश का जो हेल्थ केयर सिस्टम है पूरी दुनिया में सबसे सस्ता है। क्यों? पूरी दुनिया की जो मेजर कंट्रीज है, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, रशिया और भी अलग अलग देश की कंट्रीज, वहाँ के लोग हमारे देश में आते हैं। क्यों? हमारे देश में ऑपरेशन कराते हैं, क्योंकि उसके देश के मुताबिक हमारे देश में जो हेल्थ केयर सिस्टम है बहुत ही सस्ता है। मान लीजिए यही कैंसर उसके अमेरिका में किसी व्यक्ति को होता तो उसका जो बिल है कम से कम 1 करोड़ से ऊपर होता, लेकिन वही हमारे भारत में 10 लाख 15 लाख में जितना भी कैंसर का बिल है, मेडिकल बिल है, वो निपट जाएगा। तो सोचिए कितने बड़े लेवल पे हमारा देश मेडिकल फील्ड में सस्ता है पूरे देश के मुताबिक। By an American citizen who has recounted the ease of accessing high quality healthcare in India compared to her own country. She posted an Instagram video sharing her experience after her British boyfriend fell ill. Initially worried about finding a doctor and the cost of treatment, pleasantly surprised by how different the healthcare system in India is compared to the US. तो मतलब यही हमें समझ में आ रहा है कि हमारे खुद के देश के लिए, हमारे खुद के देशवासियों के लिए जो मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ही महंगा है। उसका इतना स्थिति है कि 10-15 लाख का जो मेडिकल बिल है वो नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन यही फॉरेनर्स के लिए, अमेरिकन, कैनेडियन जैसे लोगों के लिए हमारे देश का हेल्थ केयर सिस्टम उसके देश के मुताबिक बहुत ही सस्ता है। एंड दैट्स अ वेरी बिग पॉइंट। इतने सारे बातचीत करने के बाद हम बेरोजगारी पे आते हैं। तो देखिए, युवा 80 लाख से भी ज़्यादा युवा हर साल पढ़ लिख के जॉब मार्केट में एंटर करते हैं। लेकिन एक रियलिटी ये है कि हमारे देश में हर साल 30 से 35 लाख नई नौकरियां प्रोड्यूस हो पा रही है। तो सोचिए, बचे 45 लाख 50 लाख युवा नौकरी के लिए कहाँ जाएंगे? पिताजी ने हमेशा पढ़ने को बढ़ावा दिया पर नौकरी ना मिली। विकास हो तो ही नौकरी निकले ना। क्योंकि जो 30 लाख 35 लाख जो नौकरी थी वो ऑलरेडी सुलभ हो चुकी है और बचे 40 लाख 45 लाख युवा के पास कोई नौकरी नहीं है। तो उसके पास क्या ऑप्शन है? अंदर से जो है शर्म लगता है कि पिताजी से क्या कहें, पैसा के लिए बोले कि ना बोले, पैसा है नहीं। या हुआ भी एग्ज़ाम देने के बाद पता चला कि एग्ज़ाम दे के आए, बढ़िया से तैयारी करके गए हुए थे, अच्छा से एग्ज़ाम दिए, पता चला कि पेपर ही उसका लीक हो गया। इस समय बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि इस सिचुएशन को झेल नहीं पाते, इस समय को झेल नहीं पाते हैं, मेंटली प्रेशर आ जाता है उन पर। ज़्यादातर हमारे देश में युवा जो अपना मेजॉरिटी ऑफ द जो समय है 5 साल 10 साल समय है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए बिता देते हैं। बीए करने के बाद, बीएससी करने के बाद, छोटे से बड़ी डिग्री करने के बाद हमारे देश के ज़्यादातर युवा सरकारी नौकरी का एग्जाम करने में ही 10 साल 5 साल बिता देते हैं। Everybody is looking for a government job because even when it's very low paid, even when it's very unskilled, it provides security. जिसके कारण उसका उम्र 30 से 35 साल हो जाता है। अब उसके पास सरकारी नौकरी तो नहीं है। युवा इसी चलते जो है मारे फिर रहे हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं। भैया के जैसे कि उम्र हो गया अभी 32 साल बता रहे हैं, ऐसा ही 32 साल 35 साल तक लोग लगा रहता है। 35 साल जो आदमी अपनी ज़िंदगी का दे देगा, अपना जवानी बर्बाद कर देगा। सोचिए अगर उसको नौकरी नहीं हुआ, उसको कहीं जॉब नहीं मिला तो वो आदमी क्या करेगा? युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। अब वो जॉब मार्केट में जाते हैं, वो ऑलरेडी फुल अप हो चुका है। तो तीसरा ऑप्शन यही है कि उसे सॉफ्टवेयर कंपनीज हो या IT कंपनीज हो या कोई प्राइवेट कंपनीज हो,
उसके पास अब उससे जाके नौकरी करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि कुछ नहीं मिल रहा तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। रोजगार नहीं है लोगों के पास, वो कहता है चलो जो भी मिला चपरासी की नौकरी मिले, कम से कम पेट तो भरेगा। हमारे देश में शुरू से ही चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, उसमें कोई स्किल्स नहीं सिखाई जाती, जिसके कारण हमारे देश में हमारे देश के जो युवा है जब वो नौकरी के लिए प्राइवेट कंपनीज के पास जाते हैं तो हमारे देश के प्राइवेट कंपनीज को चाहिए स्किल्सफुल बंदा, जो स्किल्सफुल, जिसके पास स्किल्स हो, जिसको मैकेनिकल स्किल्स आती हो, जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स आती हो, जिसको कोडिंग आती हो, जिसको टेक वर्ल्ड के बारे में बहुत ही अच्छा तरीके से नॉलेज हो, उसे हमारे देश की जो प्राइवेट कंपनीज हो या आईटी कंपनीज हो वो हायर करती है। लेकिन हमारे देश के ज़्यादातर युवा के पास कोई कोडिंग का या कोई स्किल्स है ही नहीं, कोई स्किल्स है ही नहीं, क्योंकि हमारे देश की कॉलेज हो या स्कूल हो कुछ सिखाया ही नहीं, और उससे भी इतना आइडिया नहीं था हमारे देश के युवा के पास। तो सोचिए उसके पास ऑप्शन नहीं है, ना उसके पास गवर्नमेंट नौकरी का ऑप्शन है, ना उसके पास कोई आईटी कंपनीज का ऑप्शन है, और जो इधर उधर का जितना भी नौकरी था हमारे देश में, जितना भी नई नई नौकरियाँ प्रोड्यूस हो रही थी वो ऑलरेडी फुल अप हो चुकी है, तो उसके पास कोई नौकरी का ऑप्शन ही नहीं है। अब चौथा ऑप्शन बचता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब जो एमए किए हुए हैं, जो बीए किए हुए हैं, जो बीएससी किए हुए हैं, जो एमबीए किए हुए हैं, जो पीएचडी किए हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर्स के पास मजबूरी में उसे कॉल सेंटर पे नौकरी करनी पड़ती है, 5,000, 10,000, 8,000 की नौकरी करनी पड़ती है, लेकिन वो एलिजिबल है 50,000 के लिए। और तो और हमारे देश में जो ज़्यादातर युवा 29-year-old Chandan Kumar has been looking for a full-time job for almost 12 years. Despite having a university degree, he hasn't been able to find stable employment and makes a living delivering food. जब उस समय मैं जब कर रहा था तो मेरे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थे कि हाँ मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए। मैम मेरे हिसाब से मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ नियर बाय में तो उतनी जॉब नहीं है, जॉब है तो पैसा कम है। डिलीवरी बॉय बन जाते हैं, कोई लेबर बन जाते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं। इतनी बुरे लेवल पे हमारे देश के युवा का बुरा स्थिति है। और तो और ये यही नहीं रुकता है, हमारे बेरोजगारी के कारण वो सुसाइड कर चुके हैं। हर साल युवा आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग, शेमफुल चीज़ हो रहा है हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम में, हमारे देश के एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में, या हमारे देश के पर कैपिटा इनकम में, क्योंकि ये तीनों चीज़ हमें और आपको इम्पैक्ट करती है डायरेक्टली। क्योंकि जब आप पढ़ लिख के जाते हैं तो आप अनएम्प्लॉयमेंट की चपेट में आ जाते हैं, बेरोजगारी की चपेट में आ जाते हैं। जब आप छोटा से बड़ा बीमारी होता है तो आप हेल्थ केयर सिस्टम के स्कैम में आ जाते हैं। और आपका स्थिति ऐसा है कि ज़्यादातर हमारे देश के भारतीयों के पास इतना बुरा हाल है कि कोई उसे कोई बड़ा ज़्यादा कमाते नहीं हैं, वो हर महीने का 15 से 20 हज़ार कमाते हैं, एक एवरेज इंडियन। और इस वीडियो को एंड करने से पहले आप अपना थोड़ा सा और फोकस दीजिए मेरे पे कि इन सारी चीज़ों से ये तो हमें समझ में आता है कि हमारा देश नो डाउट बहुत ही अमीर है। हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ हो, हमारे देश की फाइनेंस हो, हमारे देश की आईटी सर्विसेज हो, हमारे देश के स्टार्टअप्स हो, हमारी इकोनॉमी हो या हमारा यूथ हो, उससे बहुत ही पोटेंशियल्स है। आज हमारे देश में जो आम भारतीय है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं। और हमारे देश के जो टॉप 1% है, 10% लोग हैं, 5% लोग हैं, वो हमारे देश की पॉलिटिक्स को, हमारे देश के बिजनेस वर्ल्ड को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, हमारे देश की स्टॉक मार्केट को, हमारे देश की इकोनॉमी को, और तो और हमारे देश की जितने भी टॉप क्लास की इन्फ्लुएंशियल सेक्टर्स है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको डोमिनेट करते हैं। लेकिन हमारे देश की 90% ऐसी आबादी है जो कि हर तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस डिटेल केस स्टडी को हम एंड करते हैं। और केस स्टडी को एंड करने से पहले मैं थोड़ा सा और कुछ कहना चाहूँगा कि ऐसी केस स्टडीज़ को बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। ऐसी वेल रिसर्च कंटेंट को बनाने में ऐसी सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आप वीडियो में नए हैं या अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, ऐसी डिटेल केस स्टडी पसंद आई हो, क्योंकि हम 90% से भी ज़्यादा यूट्यूबर्स या कोई पॉडकास्टर या मतलब किसी से भी हम अलग कर रहे हैं। हम भारत की जो रियलिटीज़ है, हम जो भारत की असलियत है, हम उसको आग के सामने खुले पन्ने की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं कैसे ही नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। गरीबों का जीवन आसान बने, उनका जीवन स्तर सुधरे, आपका जीवन स्तर ऊपर उठाना है। मुझे लगता है जब आपको संतोष हो, आपके सपने पूरे होते हैं ना, तो मेरा संतोष भी बढ़ जाता है।